नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो जो छूटा था उसको हम लोग कवर करने की बात किए थे आपसे। तो 4, 5, 6, 7 और 8 ये 4 दिन का 5 दिन का आपका छूटा था करंट अफेयर। आज वाली सुबह वाली करंट अफेयर बनी हुई है 9 तारीख की। 4 और 5 तारीख का जून का करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर अगली वीडियो जो आएगी उसमें 6, 7, 8 को कवर कर लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग 4 तारीख और 5 तारीख के करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है? इससे पहले जो 3 तारीख तक वीडियो बनी थी उसका वन लाइनर ये है, उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 4 और 5 तक। चलिए, तो तेलंगाना स्थापना दिवस पर हम लोगों ने बात किया था। 2 जून को मनाया जाता है क्योंकि 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। अंडमान और निकोबार कमांड का 18वां कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को। और तियानवेन 2 अंतर्गृह मिशन लॉन्च किया चाइना ने। इसके अलावा लुइस मोंटेनेग्रो ये दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं पुर्तगाल के। और 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत रहा दूसरे स्थान पर कुल 24 मेडल के साथ। स्पेन के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित की गई सेरेना विलियम्स, टेनिस खिलाड़ी हैं यूएसए की। और कर्नाटक राज्य सरकार ने तंबाकू खरीदने की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया। वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए राजीव मेमानी। भारतीय वायुसेना में पश्चिमी वायुसेना कमान का वरिष्ठ एयर ऑफिसर नियुक्त किया गया एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को। इक्लेयरसिसमेंट की सही स्पेलिंग बता करके फैजान जैकी ये नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता बने हैं, जो अमेरिका में आयोजित किया जाता है हर साल। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। किस डेट से? 3 जून 2025 के। इसके बाद 4 और 5 जून को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबकी पीडीएफ, सबकी क्विज ये डलाई जा रही है तेजी से। आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस इसके नहीं देने हैं। फ्री पीडीएफ सेक्शन में आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर मिलेगा आपको फ्री पीडीएफ सेक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं 4 जून के पहले क्वेश्चन का। 5 जून के पहले क्वेश्चन का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आप जानते हो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित कर रखने के लिए और शुद्ध रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण की वजह से ही हम सब हैं। पर्यावरण को जितना ही स्वस्थ रखेंगे उतना ही स्वस्थ हम लोग रहेंगे। पर्यावरण की इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और मेजबानी कर रहा है इस बार साउथ कोरिया। ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। एक तो इसकी थीम और दूसरा इसकी मेजबानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। 2018 में भारत ने मेजबानी की थी और उस बार भी यही था इस बार उसकी थीम, ठीक है ना? 2018 में भी यही थीम थी, ध्यान रखना। 2018 में भी भारत ने जब मेजबानी की थी तब भी थीम यही थी, थीम सेम थी, ठीक है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना। इस बार साउथ कोरिया की मेजबानी में ये हो रहा है और इस बार भी थीम यही रखी गई है। और थीम इसकी बहुत 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 ज्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसके याद रखना है इसको। 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ था यूएनईपी का। स्टॉकहोम सम्मेलन कह सकते हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। उसी में पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की बात कही गई थी। उसी बाद पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन याद रखना 1972 में, ठीक है जी। चलिए अगला, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? तो आप जानते हो इस बार का आईपीएल जो है ये काफी खास रहा। कई रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़े। एक अच्छी खबर भी आई लेकिन एक दुखद खबर भी आई बाद में। आरसीबी जो है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसने आईपीएल का खिताब जीता। लेकिन दुखद खबर ये हुई कि जीतने के बाद इन्होंने विक्ट्री परेड निकाली और उस विक्ट्री परेड में 11 लोग जो हैं स्टैम्पेड की वजह से, भगदड़ की वजह से दबकर मर गए। तो इसलिए एक दुखद और एक सुखद खबर रही। खैर, आरसीबी ने आईपीएल 2025 जीत लिया है। 18 साल पुरानी ये टीम है। 18वें संस्करण में आकर के इसने जीता है। 17 साल के इंतजार के बाद 18वें साल इन्होंने ट्रॉफी जीती है। किसको हराया? फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया, ठीक है? पंजाब किंग्स जो है ये थी यहाँ पर। अच्छा, अगर पूछा जाएगा 4 टीमें जो सेमीफाइनल खेली वो कौन कौन सी रही, तो आप आरसीबी और पंजाब किंग्स बताएंगे। इसके अलावा मुंबई इंडियंस बताएंगे और गुजरात टाइटंस। कई कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि सेमीफाइनल में या सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीमें क्वालिफाई कर पाई।
ठीक है, टॉप 4 टीमें कौन सी रही, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताना। 4 टीमें थी, आरसीबी, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस। ठीक है, चलिए, तो आरसीबी ने फाइनली ये ट्रॉफी जीत ली है। विजेता को 20 करोड़ रुपए मिले हैं। पंजाब किंग्स को इन्होंने 6 रनों से हराया, 12.5 करोड़ रुपए उप विजेता के रूप में पंजाब किंग्स को मिले हैं। और रजत पाटीदार ये आरसीबी के कप्तान थे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर पिछली बार केकेआर टीम के कप्तान थे और इन्होंने केकेआर को फाइनल जितवाया था, मतलब पिछली बार विजेता केकेआर थी। इस बार पंजाब किंग्स के ये कप्तान थे और इन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन चुने गए सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से। सबसे ज्यादा रन यानी कि ऑरेंज कप विजेता साई सुदर्शन रहे। सबसे ज्यादा जो रन बनाता है उसे ऑरेंज कप मिलता है। तो गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 759 रन बनाए टोटल पूरे आईपीएल में। सबसे ज्यादा विकेट लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, जो कि गुजरात टाइटंस के ही हैं। पर्पल कैप के ये विजेता रहे, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है। तो 25 विकेट जो है इन्होंने लिए, तो पर्पल कैप विजेता ये रहे। प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या रहे आरसीबी के फाइनल में। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन रहे। और फेयर प्ले अवार्ड मिला चेन्नई सुपर किंग को। चेन्नई सुपर किंग इस बार टेबल में सबसे नीचे रही थी, लेकिन फेयर प्ले अवार्ड में ये टॉप पर रही थी, जो खेल भावना का अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसको लेकर। ठीक है जी, तो ये आईपीएल के बारे में बातचीत रही। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में कराने की घोषणा की है? तो देखिए साथियों, जनगणना अब 2027 में होने वाली है। भारत सरकार जो है इसे टालते 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 पहुंच गई 2027, और न्यूज ये निकल करके आई कि हम 2 चरणों में 2027 की जनगणना कराने वाले हैं। 2 ही चरण में पिछली बार भी हुई थी, 2011 वाली भी। इस बार भी जो सेंसस होगी वो 2 चरणों में ही होगी, लेकिन 2027 में होगी। ये बात इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है। एक्चुअली में परसीमन परसीमन आयोग, मैंने आपको बताया था ना, परसीमन की भी घोषणा की गई थी। लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में हो सकता है सीटें बढ़ाई जाएं, और बढ़ाना लगभग तय ही है। तो 2029 में चुनाव है, उसके पहले यहाँ पर 2027 में जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसी हिसाब से परसीमन होगा। लोकसभा में जब परसीमन होगा सीटें बढ़ेंगी, फिर प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और इसी बात को लेकर उत्तर भारत दक्षिण भारत भी हुआ था बीच में, मैंने इस पर वीडियोज आपको दी थी। तो जब परसीमन होगा उसके बाद जब सीटें बढ़ेंगी, तो उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में डायरेक्टली उसका असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2029 अपने आप में एक बार वैसे भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी उसी समय लागू करने की बात चल रही है। खैर, यहाँ पर 2027 की जनगणना के बारे में बात करें तो 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो होगा, फर्स्ट स्टेज, 1 अक्टूबर 2026 से होगा। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के पहाड़ी इलाके और बर्फीली इलाके यहाँ पर होंगे। मतलब आप समझो, उत्तर भारत का बिल्कुल उत्तर वाला नॉर्दर्न एरिया जो बर्फीला एरिया है, वहां पर सबसे पहले चरण में होगा। फिर दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। ये पूरे देश के अन्य हिस्सों को शामिल करते हुए आयोजित किया जाएगा। ठीक है जी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, और जनगणना की शुरुआत अगर बात करें तो 1972 से हुई थी जनगणना की शुरुआत। इस समय लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। फिर 1981 से लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से रेगुलर जनगणना, रेगुलर सेंसस शुरू हो गई। रेगुलर सेंसस शुरू हुई लॉर्ड रिपन के टाइम से, और फिर वो 10-10 साल पर होने लगी। तो 1981, फिर उसके बाद फिर 91, 2001, 2011, सॉरी, ये 1900 नहीं, 1800 है जी। ये 1800 है, ये भी 1800 है। ठीक है, 1872 से शुरुआत हुई थी, फिर 1881 में रेगुलर सेंसस हुआ। ठीक है ना, भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजों का टाइम पीरियड चल रहा था, लॉर्ड रिपन का टाइम। फिर उसके बाद 1891, फिर उसके बाद फिर 1901, 1911, 1921, 1931, फिर 1941, 1951, 1961, 71, 81, 1991, 2001, 2011। ठीक है, तो इतनी जनगणनाएं हो चुकी हैं अभी तक, 10-10 साल के अंतराल पर। अगला, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में सीसीपीआई 2025 में भारत किस स्थान पर है? ये भी बहुत पूछा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में इस समय इंडेक्स बहुत पूछे जा रहे हैं। इस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा जल्द ही आपके लिए। जो भी इंडेक्स पिछले 1 साल में है वो सब कवर करा दिए जाएंगे। तो सीसीपीआई में यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर। ये वही इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज को लेकर के जिसमें टॉप 3 में कोई भी देश नहीं है। ध्यान रहे कि इसमें अगर पूछा जाए कि पहले नंबर पर कौन है, तो आप कहोगे कोई नहीं। दूसरे नंबर पर कौन है, तो आप कहोगे कोई नहीं।
तीसरे नंबर पर कौन है, तो वो कोई नहीं। ये अभी से नहीं है, जब से ये रैंकिंग दिया जाना शुरू हुआ है तब से है। टॉप 3 पोजीशन को रिक्त रखा गया है। चौथे पर डेनमार्क को माना गया है कि डेनमार्क जो है ये सबसे सही है, और सबसे कम जो है डेनमार्क सबसे कम क्लाइमेट को इफेक्ट डाल रहा है। तो डेनमार्क चौथे पर रहता है और ये शुरू से ही टॉप पर बना हुआ है। तो शीर्ष स्थान पूछा जाए तो डेनमार्क बता देना, पहला स्थान पूछा जाए तो बताना कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन पे वहीं लिखा होगा कि कोई नहीं। पूछा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान किसका है, और 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह सब। नीचे सबसे चौथा ऑप्शन दिया रहेगा कोई नहीं, तो आप कोई नहीं पर जाएंगे। ठीक है ना, अमूमन लोग उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना है आपको। खैर, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं है। डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ये टॉप 3 पर है, लेकिन टॉप 3 में भी चौथे, पांचवें और छठवें पर है। ठीक है, ईरान जो है ये सबसे खराब पर है, सबसे 67वें स्थान पर है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कौन कर रहा है कितना, नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर कौन कितना काम कर रहा है, ऊर्जा उपयोग कैसे कर रहा है कोई, जलवायु नीतियां क्या है, ये सब मुद्दों को लेकर के ये रैंकिंग जारी की जाती है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत पुलिस आरक्षण को मंजूरी दे दी। तो जो अग्निवीर रहे हैं उनको यूपी पुलिस में अगर एंट्री चाहिए तो यूपी पुलिस में उनके लिए 20% सीटें आरक्षित रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। मतलब अगर अग्निवीर बनकर के आए हो तो यूपी पुलिस में आपके लिए 20% का कोटा रहेगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है आगामी पुलिस भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। पुलिस भर्ती जो भी होगा उसमें सब में 20% इनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। ऐसा अन्य राज्य भी कर चुके हैं और अन्य विभाग भी कर चुके हैं। मतलब आप समझो कि जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस मैंने आपको बताया था, ये एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब प्राइवेट क्या, जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पूरी तरह सरकारी नहीं है, भारत और रूस के संयोग से बना है। तो इसने भी ये कहा था। तो फोर्सेस वाले तो कह ही रहे हैं, बाकी कंपनियां भी कह रही हैं कि भाई हम भी अपने यहाँ सीटें आरक्षित रखेंगे अग्निवीरों के लिए, क्योंकि शुरुआत में अग्निवीर पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। खैर, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें तो 10% सीटें ऑलरेडी रिजर्व हैं पहले से। सीआरपीएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, आरपीएफ हुआ, सॉरी एसएसबी हुआ, इन सब में सीटें रिजर्व हैं। लेकिन अब राज्य की पुलिसों में भी शामिल किया जा रहा है, मध्य प्रदेश वगैरह ऑलरेडी इसको कर चुके हैं अप्लाई। तो 3 जून 2025 को ये प्रस्ताव लाया गया और कहा गया कि भाई देखो ये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है और इसके तहत इनमें शामिल किए जाएंगे। 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाएगी एज लिमिट में भी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल सेवा करके आए हैं तो 3 साल यहाँ छूट मिलना लाजमी है। पहला बैच 2026 में सेवा पूरी करेगा, क्योंकि 2022 में ये स्कीम आई थी, 2026 में 4 साल के लिए था, तो 4 साल बाद ये आएंगे। अगला, भारत ने किस देश के सहयोग से पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की। तो भारत ने पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने के लिए नॉर्वे के साथ डील करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो भारत की एक कंपनी है शिप बिल्डर्स वाली, शिप बनाती है, तो इसने पैक्ट साइन किया है विद द नॉर्वे फर्म इंडिया टू बिल्ड इट्स फर्स्ट पोलर रिसर्च व्हीकल। तो इंडिया पहला अपना पोलर रिसर्च व्हीकल बनाएगा, वेसल बनाएगा, और ये नॉर्वे के सहयोग से बनाएगा। तो अब भारत की जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है ना, जीआरएससी, इसके साथ ये नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के कंपनी के साथ हुआ है डील। तो भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनेगा। ठीक है, अगला, नॉर्वे के बारे में अगर बात करें, नॉर्वे कहाँ पर है अगर मैप में देखना चाहोगे तो नॉर्वे एक यूरोपियन देश है। भारत के प्रोस्पेक्टिव में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप यूरोप में आओगे तो यूरोप में आपको ये फिनलैंड दिखेगा, ये स्वीडन दिखेगा, ये दिखेगा नॉर्वे। नॉर्वे, ठीक है ना। फिनलैंड स्वीडन याद आ रहा होगा, नाटो में 31वां और 32वां देश बना था शामिल होने वाला। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखना। इधर रूस के अग्रेशन से बचने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो ज्वाइन किया था। यूक्रेन अभी भी नहीं ज्वाइन कर पाया है, नॉर्वे इसके बगल में ही है। भारत के किस पड़ोसी देश की सरकार ने नई करेंसी जारी की है। तो भारत के पड़ोस में ही एक देश है बांग्लादेश, बंगलादेश। तो बांग्लादेश जो है इसने नई करेंसी जारी की हुई है। इसने पुरानी करेंसी में जो शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हुआ करती थी वो हटा दिया है। मतलब बांग्लादेश के संस्थापक जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनको बंगबंधु भी कहा जाता है प्यार से, तो उनकी तस्वीरें हुआ करती थी। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी जी की तस्वीरें हुआ करती हैं नोटों में, वहां पर ऐसे बंगबंधु की हुआ करती थी, लेकिन अब वो नोटों से हटा दी गई हैं। 1000 टका, 50 टका और 20 टका, यहाँ पर रुपए का सिंबल गलत से लग गया है। वहां की मुद्रा रुपया नहीं है, वहां की मुद्रा है टका। ठीक है, तो 1000 टका, 50 टका और 20 टका की मुद्राओं से
शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटा दी गई हैं। उनके बदले प्राकृतिक दृश्यों, पुरातात्विक स्थलों और वहां पर हिंदू और बौद्ध मंदिर जो हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो एक प्रकार से इन्होंने भारत को भी थोड़ा सा बैलेंस करना चाहा है और हिंदू पॉपुलेशन को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहा है कि भारत इस चीज़ का विरोध ना करे, और साथ ही साथ में यहाँ पर मुजीबुर रहमान की फोटो भी हटा दी है, अपने लोगों को भी खुश कर दिया है। खैर, ये सब किसने किया है? तो मोहम्मद यूनुस, जो अभी वहां पर एक प्रकार से अंतरिम सरकार बने बैठे हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। अगला, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? साउथ कोरिया के 14th प्रेसिडेंट ये बन गए हैं साथियों, कौन? ली जे म्यांग। ली जे म्यांग जो है ये नियुक्त किए गए हैं साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यू सू योल, इन पर महाभियोग हुआ था, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी थी। तो ये अब छोड़ चुके हैं राष्ट्रपति पद, और अब इसके लिए उपचुनाव जब हुआ तो अब जीत गए कौन? ली जे म्यांग। ठीक है, 39.3% वोट मिले किम मून सू को, 51.7% वोट मिले ली जे म्यांग को। तो अगले 5 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होगा, लेकिन देखते हैं अगर कार्यकाल पूरा होता है तो। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले का तो एक प्रकार से महाभियोग ही ला दिया गया। तो ब्लू हाउस के नाम से राष्ट्रपति आवास में ये जाकर रहेंगे। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल होती है, कोरियन रिपब्लिक वॉन यहाँ की मुद्रा होती है। राष्ट्रपति बन गए हैं ली जे म्यांग। कहाँ पर है साउथ कोरिया? तो आप देखिए मैप में, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से बगल में है चाइना, चाइना के बगल में ही ये कोरिया गणराज्य है, जिसमें ऊपर है नॉर्थ कोरिया, किम जो उंग वाला, और नीचे है साउथ कोरिया जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। उसके जस्ट बगल में जापान है। ठीक है, आगे, किस देश के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ग्लेन मैक्सवेल तूफानी बल्लेबाज और ऑलराउंडर भी हैं, एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है वनडे क्रिकेट से। ध्यान रहे, वनडे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, T20 वगैरह अभी खेलेंगे। ठीक है, तो वनडे क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ली हुई है, और 13 साल का इनका करियर रहा है 2012 से 2025 तक। अब ये वनडे नहीं खेलेंगे। तो बाकी किसमें किसमें कितना प्रदर्शन रहा है उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे टेस्ट में केवल 7 मैच खेले हुए हैं, इसकी 14 इनिंग खेले हैं, इसमें ये 339 रन टोटल बनाए हैं, 104 इनका हाईएस्ट रहा है, मतलब कि एक शतक भी इनके नाम है। इसके अलावा 50 एक भी नहीं है। ओडीआई 149 मैच खेल चुके हैं, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से संन्यास लिए हैं, तो यहीं से पूछा जा सकता है। अभी तो बाकी खेलेंगे तो फिर अभी इसमें और बढ़ेगा, लेकिन अब 149 मैच ये खेले हैं, एक मैच और खेल लिए होते तो 150 इनके मैच हो जाते हैं। 149 मैच की 136 इनिंग में इन्होंने बैटिंग करते हुए 3990 रन बनाए हैं, हाईएस्ट जिसमें इनका 201 रन रहा है, हाईएस्ट। ठीक है, याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ। और 4 इनके शतक हैं, 23 अर्धशतक हैं वनडे क्रिकेट में। बाकी T20 इंटरनेशनल में भी इन्होंने काफी तूफान मचाए हैं, 26 से 64 रन बनाए हुए हैं, 145 हाईएस्ट इनका रहा हुआ है। T20 में अगर ओवरऑल बात करें तो 10,000 रन इनके भी हैं, सभी लीग वगैरह को मिला करके, लेकिन T20 इंटरनेशनल में 2600 है। ठीक है, तो लीग वगैरह मिला करके 10,000 से ज्यादा रन ये भी बना चुके हैं। अगला, हाल ही में किसको 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की जो बैठक होती है उसकी 80वीं सत्र थी, 80वीं बैठक 1945 में स्थापित हुआ था, तो तब से अब तक 80वीं बैठक हुई है। तो 80वीं जो सत्र है, 80वां मतलब कि बैठक नहीं, मतलब सत्र जो है होता है साल भर का जो चलता है वो, तो वो सत्र का अध्यक्ष इस बार बना दिया गया है। किसे? इस बार बना दिया गया है एनालेना बैरबॉक को। एनालेना बैरबॉक आपको ये दिख रही हैं, ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। ये 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष होंगी। ये इस पद पर आने वाली पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली और यूएनजीए का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला हैं। ठीक है, अभी तक 5 ही महिलाओं को यूएनजीए का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। ठीक है, यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, ये भी यूएनओ का ही पार्ट है। मैंने आपको बताया है कि इसके 6 अंग हैं, जिसमें एक यूएनएससी भी है, और आज सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको यूएनएससी के बारे में सब पूरा अच्छे से बताया था, सिक्योरिटी काउंसिल वाले में। अगला, हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि का नियम हटा दिया है? आपने देखा होगा कि कई कई बार आपके बैंक से और ऐसे अचानक से बैलेंस कट जाता है, और उसके बाद आता है कि भाई आपने मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया, इस वजह से बैलेंस कटा हुआ है। तो आपने कहा कि बैलेंस तो था हमारे में, फिर भी कट गया। तो मिनिमम अवेलेबिलिटी, मिनिमम एवरेज बैलेंस के नाम से बैंकें काटा करती थी चार्ज, ये अब हटा दिया है
केनरा बैंक ने। ये बहुत अच्छी पहल है कस्टमर्स के लिए, एक प्रकार से ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, इसकी तरफ लोग शिफ्ट भी करेंगे। मैं भी कहूँगा आप लोगों से, अगर आप लोग बाकी बैंक में अभी अकाउंट खोले हुए हो तो जल्दी से मूव करो। जब मूव करोगे तो फिर बाकी बैंकें भी ये फर्जी का जो चार्ज काटती हैं वो काटना बंद करेंगी। ये वैसे ही है कि एक प्रकार से फर्जी का वसूलना, ठीक है, जबरदस्ती वसूलना। बैंकें क्यों होती हैं? बैंकें होती हैं कि आपका पैसा रख रही हैं और आपके पैसों से वो अपना मार्केट चला रही हैं, खेलती हैं, शेयर मार्केट में कमाई करती हैं, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देती हैं। शुरुआत में बैंक का नियम तो यही था कि आपका पैसा हम लेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे कि हम आपका पैसा सुरक्षित रखे हैं, लेकिन आपके पैसे से हम खिलवाड़ करेंगे या कमाई करेंगे, जो भी करेंगे, बदले में आपको हम उसके इंटरेस्ट भी आपको देंगे। आज के टाइम पर क्या हो गया है, आपका पैसा हम रखेंगे, उस पैसे में हम कटौती भी करा करेंगे, इंटरेस्ट के नाम पर 2% पकड़ा देंगे, 1.5%, 2.5% पकड़ा देंगे, और जो कि इन्फ्लेशन 6% के आसपास चल रहा होगा तो आपका पैसा वैसे ही कम हो रहा है। इसके बाद अलग तरीके से तमाम प्रकार के चार्ज अलग से काटेंगे, मोबाइल एसएमएस चार्ज, उसके बाद फिर मिनिमम अवेलेबिलिटी बैलेंस चार्ज, मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज, तमाम प्रकार के चार्जेस काटेंगे। काट कूट करके अगर गरीब कोई है तो उसका तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया करेंगे बैलेंस, और कोई अगर रईस है तो उसको भी तमाम प्रकार के चार्जेस काटेंगे। खैर, नियमित बचत, वेतन और एनआरआई खाते इसमें शामिल हैं, जिसको केनरा बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि का नियम हटा दिया है। ठीक है, चलिए केनरा बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना साथियों हुई थी 1906 में। बहुत पुरानी बैंक है, सरकारी बैंक है, और अम्मेबल सुब्बाराव पई ने स्थापना की थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। के सत्यनारायण राजू इसके वर्तमान में एमडी सीईओ हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर टाइप में, उसको कवर कर लेते हैं हम लोग। ये भी 4 और 5 जून से ही हैं। देखिए कौन कौन से हैं। जैसे उलन बटार ओपन कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, इस रैंकिंग में भारत दूसरा स्थान पर आया। भारत ने 21 पदक टोटल जीते, जिसमें 6 गोल्ड शामिल थे। ठीक है, तो उलन बटार ओपन कुश्ती में भारत सेकंड पोजीशन पर। इसके बाद मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना निकारागुआ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के रूप में ही पूछा जाएगा इसको, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। 101वां डब्ल्यूटीओ का मेंबर ये बना है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक अश्विनी लोहानी को बनाया गया। अश्विनी लोहानी एयर इंडिया के भी चीफ रह चुके हैं, और इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, वनों को सुरक्षित रखने के लिए और इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। 8वां वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन यूएई इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF, इसको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है इसके द्वारा कुमार मंगलम बिरला को। इनका भी नाम याद रखना, कुमार मंगलम बिरला। शैलेंद्र नाथ गुप्ता ये रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस थे, इनको आपने वन लाइनर के रूप में कवर कर लिया। तो ये 4 और 5 जून का करंट अफेयर था। ठीक है, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है कि सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं 6 और 7 का करंट अफेयर लेकर के आऊंगा। ठीक है, 8 को शायद संडे था, तो 6 और 7 का करंट अफेयर उसमें मिल जाएगा। जाते जाते 2 क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। तेलंगाना को किस वर्ष भारत के 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया? खैर ये 29वां राज्य है। 29वें राज्य के रूप में स्थापित कब किया गया था बताइएगा। पुर्तगाल की राजधानी बता दीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ई बुक वगैरह सब आपको हमारे MZT ऐप पर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।